सन 1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसे थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचाकर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और एफबीआई आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात है, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 4 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक आदमी जो एक बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और न ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। यह नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का एक जहाज बोइंग 727 था जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सनग्लासेस लगा एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामक यह पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी उस समय में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शार्पनर था, उसने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, मिस, आई हैव बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मतलब, मेरे पास बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शार्पनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। अब जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शार्पनर को इनडायरेक्टली यह भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर्स थे जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फ्लोरेंस शार्पनर डैन कूपर की डिमांड्स लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा किस्सा बताया। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैकलम था, वह अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के बीच मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। यह अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और एफबीआई ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाए। अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनटों में ही सिएटल में लैंड करना था, वह अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के आसपास घूमता रहा और बाकी 35 पैसेंजर जो इस सारे वाकये से बिल्कुल अनजान थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में देरी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट भी अरेंज किए गए। 5:45 पर जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट दिए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगें पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में ही रहने को कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मैकलम के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहे, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए।
पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। इसीलिए पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए दो ऑप्शंस दिए, रेनो एयरपोर्ट या फिर फीनिक्स एयरपोर्ट। डैन कूपर रेनो पर मान गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वह इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रेनो की तरफ रवाना हुआ। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मैकलम को कॉकपिट में जाने को कहा, जहां 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए घूमी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रेनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिला। ना सिर्फ जहाज में, बल्कि इसके बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता नहीं चला, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से यह बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रेनो के बीच में ही कहीं कूद गया। FBI ने जहाज पर सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट बट्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। डैन कूपर की किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के मुताबिक उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और रेनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को यह जानना था कि उसने ठीक कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। यह जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर था, यानी जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम थी। साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयरकेस 8:10 पर खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पर डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। यह 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन ना कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफकेस मिला या फिर पैसे। इस पूरे एरिया में इतनी ज्यादा ठंड थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो FBI को उसका अनुमान भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में छापे गए, और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा उसको इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरतंगेज तौर पर उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा नहीं मिला। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद, यानी 1980 में, दक्षिणी वॉशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियां थीं जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स यह पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद यह पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इस बात ने केस को और उलझा कर रख दिया, क्योंकि यह पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले यह समझा गया कि ड्रॉप जोन से लुइस रिवर में यह पैसे डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर
तो ऑपोजिट डायरेक्शन मेन में फ्लो करती है, यानी यह पैसे लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए यह मामला तो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा था। ना सिर्फ इतना, बल्कि टीना बार भी, जहां से ये पैसे बरामद हुए थे, यहां 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इंफॉर्मेशन से तो यह जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर यह पैसे दफनाए होंगे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। कई थ्योरियां ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वह अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पर FBI के पास डैन कूपर के स्केच के अलावा सिर्फ टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था, और टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे यह जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।